हेलो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे बेसिकली एंटीना फंडामेंटल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने एंटीना क्या होता है और उसके कुछ रेसिप्रोसिटी थ्योरम या उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है, डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है और उसमें कैसे इलेक्ट्रिक से रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्जन होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लेवल पे हमने देखा था, उसको डिटेल में भी बाद में देखेंगे। और कुछ रेसिप्रोसिटी की पॉइंट्स हमने देखे थे। इसमें अब कुछ पॉइंट हैं वो मैंने आपकी जानकारी के लिए केवल इसमें इंक्लूड किए हैं एज ए फॉर्म ऑफ PDF। यागिडो एंटीना क्या होता है बेसिकली वो आपने देखा होगा घरों में भी अपने। वो एक डाइपोल एंटीना का ही एक वेरिएशन होता है। रैंडम वायर एंटीना भी एक एंटीना टाइप है, उसमें बेसिकली λ/4 वेवलेंथ का कम से कम लेंथ होती है और उसमें भी बेसिकली एक एंड रेडियो में और दूसरा फ्री स्पेस में कनेक्टेड होता है। उसको पॉइंट को आप देख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। हॉर्न एंटीना के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे ही, उसके पॉइंट भी मैंने इसमें आपकी स्टडी के लिए इंक्लूड कर दिए हैं। पैराबोलिक एंटीना को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली दोनों माइक्रोवेव एंटीना होते हैं, हाई गेन एंटीना होते हैं। माइक्रोवेव पैच एंटीना है और बेसिकली माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो आप यूज करेंगे वो मोबाइल में यूज होता है। आपको ये पता होना चाहिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम स्टडी करेंगे इसमें एंटीना के फंडामेंटल्स के बारे में। एंटीना क्या होता है और उसका क्या काम होता है, और उसमें सबसे मेन है आपके जो सिलेबस में टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। टॉपिक का नाम जो एज पर सिलेबस है वो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, वो आप सिलेबस में जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना, मतलब बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना, मतलब एंटीना कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट कर देता है फ्री स्पेस में। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसके पास तो करंट सिग्नल था या वोल्टेज था, तो उसको कैसे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैसे उसने स्पेस में रेडिएट किया। ठीक है, उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट, हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में या फिर यदि इसमें समय नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ PM वेव पढ़ेंगे। तो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं या रिवीजन ऑफ एंटीना फंडामेंटल्स कह सकते हैं। इस खंड में आपको एंटीना फंडामेंटल्स का रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि एंटीना का टॉपिक कंपटीशन तथा इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा एंटीना संबंधित तथ्यों को रिवीजन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संचार पद्धतियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक स्पेस के माध्यम से जाती हैं। क्योंकि स्पेस में आपकी करंट फ्लो नहीं हो सकती, वहाँ कोई वायर नहीं है, वायर कंडक्टर नहीं है, कोई कंडक्टर जो आपका एलिमेंट नहीं है, कोई वायर नहीं है जिससे आपकी करंट फ्लो हो सके। तो इसलिए स्पेस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही ट्रेवल करा सकते हैं। बेसिकली स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ट्रेवल कर सकती हैं। इसलिए आपको एंटीना की आवश्यकता होती है, ट्रांसमीटर एंड पर भी, रिसीवर एंड पर भी। क्योंकि ट्रांसमीटर क्या करेगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एंटीना को देगा और एंटीना उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा और फ्री स्पेस को दे देगा। और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं। ऐसे ही जब रिसीवर पर आएंगे तो रिसीवर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पर काम नहीं कर सकता, लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। तो इसलिए एंटीना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को देता है। तो इसी में ये पॉइंट लिखा हुआ है। अतः ट्रांसमीटर तथा रिसीवर पर एंटीना आवश्यक होता है, जो कि ट्रांसमीटर पर विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंगों को विकृत रेडिएट करता है तथा रिसीवर इन तरंगों को रिसीव करता है। मतलब वही है कि ट्रांसमीटर एंड पर एंटीना जो होगा वो इसलिए होता है ताकि ट्रांसमीटर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पेस में रेडिएट करता है। और रिसीवर एंड पर एंटीना इसलिए होता है ताकि फ्री स्पेस या स्पेस से लिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को वो अपने पास लेकर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद उसे रिसीवर को देता है, जिसको रिसीवर प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है। ठीक है,
तो एंटीना बेसिकली एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में रेडिएट करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को लेके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रिसीवर को देता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि क्योंकि एंटीना एक ट्रांसड्यूसर इसीलिए है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। मतलब जो आपकी ईएम वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जिनको स्पेस में रेडिएट करते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉर्मल वायर में फ्लो होता है वो यदि 50 हर्ट्ज का है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है घरों में जो वोल्टेज यूज हो रही है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, उसको एंटीना रेडिएट नहीं करता है। मतलब जो वायर है बेसिकली वो भी एक एंटीना की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो वायर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडिएट नहीं करता। नहीं तो करंट को भी रेडिएट किया जा सकता था, लेकिन उसको ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। हाई फ्रिक्वेंसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में रेडिएट किया जा सकता है। जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि फ्रिक्वेंसी उसकी सेम होनी चाहिए। एंटीना जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसी को हाई फ्रिक्वेंसी ईएम वेव में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ईएम वेव की फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेम फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है एट द एंड ऑफ ट्रांसमीटर, और ऐसे ही रिसीवर पर सेम फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सेम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल लिया, ईएम वेव ली, उसको उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे दिया। तो इसको पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं एंटीना की डेफिनेशन को। एंटीना एक चालक होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा को मुक्त करता है। मतलब एंटीना एक बेसिकली कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्पेस में रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। विद्युत चुंबकीय तरंग को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी डेफिनेशन इसको ऐसे भी यदि थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखा जाए कि ये एक बेसिकली कपलिंग डिवाइस है, ट्रांसमीटर के आउटपुट से स्पेस को कपल करता है और स्पेस को रिसीवर के इनपुट से कपल करता है। और कपलिंग में ये काम क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में भेजेगा यदि ये ट्रांसमीटर और स्पेस के बीच में कपलर का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा यदि ये फ्री स्पेस और रिसीवर के बीच में कपलिंग का काम कर रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में भी कैसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ट्रांसमीटर की आउटपुट या रिसीवर की इनपुट को स्पेस से युग्मित मतलब कपल करने हेतु प्रयुक्त चालक। मतलब ऐसा कंडक्टर जो या तो ट्रांसमीटर की आउटपुट को स्पेस से कपल कर रहा है या रिसीवर की इनपुट को स्पेस से कपल कर रहा है, जो उच्च आवर्ती विद्युत तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवर्ती विद्युत तरंगों में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल में। पहले वाला पार्ट जो लिखा है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मतलब ये ट्रांसमीटर एंड के लिए है क्योंकि ट्रांसमीटर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ही ऑपरेट होता है ट्रांसमीटर, और वो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वोल्टेज और करंट को एंटीना को देता है। उसको एंटीना जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पेस को देता है। और दूसरा पार्ट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवर्ती विद्युत तरंगों में, ये रिसीवर एंड के लिए है। मतलब रिसीवर पर क्या होगा, फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंटीना को मिलेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फ्री स्पेस रिसीवर को देगा। तो ब्रैकेट में लिखा है तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवर्ती विद्युत तरंगों में ब्रैकेट बंद कन्वर्ट करता है, कोमा एंटीना कहलाता है। तो ये पूरी डेफिनेशन इसकी हो गई है कि एंटीना बेसिकली एक ऐसा कंडक्टर है जो कपल कर रहा है ट्रांसमीटर की आउटपुट को स्पेस से या रिसीवर की इनपुट को स्पेस से, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें ऐड कर सकते हैं ऐड ट्रांसमीटर साइड, तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवर्ती विद्युत तरंगों में इसमें लिख सकते हैं ऐड रिसीवर साइड कन्वर्ट करता है, एंटीना कहलाता है। अंग्रेजी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख सकते हैं, एन एंटीना इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज टू कपल टू स्पेस द आउटपुट ऑफ ए ट्रांसमीटर और इनपुट ऑफ ए रिसीवर। मतलब वही है कि ट्रांसमीटर के आउटपुट को स्पेस से कपल कर रहा है या रिसीवर के इनपुट को स्पेस से कपल कर रहा है। इट इज़ जनरली ए मेटालिक ऑब्जेक्ट
मतलब मेटल से बना हुआ होता है। यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसी करंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइव्स एंड वाइस वर्सा। सेम चीज़ लिखी हुई है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एंटीना का डेफिनेशन का, कि वो हाई फ्रिक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है या फिर उल्टा, तथा उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं इसकी? किसी ट्रांसमीटर से सिग्नल को स्पेस में रेडिएट करना, विकृत करना। आपने ट्रांसमीटर के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, उसको वो स्पेस में रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा उसका काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग का। मैं पहले ही बताया था कि ये ट्रांसड्यूसर भी है और एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस भी है। एंटीना एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस इसलिए है कि वो आपके ट्रांसमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है, बेसिकली जो एंटीना से कनेक्टेड है, ट्रांसमीटर जो है एंटीना से कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के रूप में या वेवगाइड के रूप में, तो उसकी इम्पीडेंस को फ्री स्पेस से मैच करता है। ऐसे ही रिसीवर साइड में देखें तो फ्री स्पेस की इम्पीडेंस को आपकी रिसीवर साइड में जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है रिसीवर और एंटीना के बीच में, उसको मैच करता है। इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस है। तो ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर की आउटपुट इम्पीडेंस को फ्री स्पेस से मैच करता है और फ्री स्पेस की इम्पीडेंस को रिसीवर की इनपुट इम्पीडेंस से मैच करता है। तो इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस भी इसको कह सकते हैं। तो दूसरा काम क्या है इसका? प्रसारण लाइन मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है कि इम्पीडेंस से मुक्त स्पेस की इम्पीडेंस को मैच करना। फ्री स्पेस मतलब मुक्त स्पेस। दूसरा है किसी विशेष दिशा में ऊर्जा को निर्दिष्ट करना, निश्चित करना, मतलब उसको डायरेक्शन देना है कि आपकी जो एनर्जी है इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। बेसिकली वो उसकी डायरेक्टिविटी से डिसाइड होती है कि वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम गेन के साथ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है या किसी सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, वो हम डेफिनेशन जब देखेंगे डायरेक्टिविटी की तो आपको पता चलेगा कि वो एक किसी भी एंटीना की स्पेशल डायरेक्शन होती है। उसको ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है हाईलाइटेड, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए फ्रॉम द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ट्रांसमीटर पर एंटीना विद्युतीय तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित करता है, मतलब जो ईएम वेव्स है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा यदि वो एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह काम कर रहा है। रिसीवर पर एंटीना विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित करता है, मतलब जो रिसीविंग एंटीना है जो रिसीवर साइड पर लगाया गया है उसका काम है रिसीव करना है फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो रिसीवर को देता है। इसी पॉइंट्स को कुछ डिटेल में करके भी लिख सकते हैं। एंटीना हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर कम्युनिकेशन वेयर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ले डाउन ए वायरिंग सिस्टम। ये मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ कि फ्री स्पेस में आप वायरिंग सिस्टम नहीं लगा सकते, या ऐसी जगह जहाँ भी आप वायरिंग सिस्टम नहीं लगा सकते वहाँ पर आप एंटीना यूज करेंगे। एंटीना में क्योंकि कैपेबिलिटी होती है ईएम वेव्स को सेंड करने की और उनको रिसीव करने की, ताकि आप ऐसी जगह पर कम्युनिकेट कर सके जहाँ पर वायरिंग सिस्टम बिछाया नहीं जा सकता, वायर्स नहीं बिछाए जा सकते, कंडक्टर नहीं बिछाए जा सकते, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो सकती स्पेस में, तो वहाँ पर ईएम वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। यदि तो ईएम वेव्स जहाँ पर ट्रेवल कर सकती है वहाँ पर एंटीना यूज किया जा सकता है। और आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है लेकिन आपको ऐसे स्पेस में ट्रेवल कराना है, ऐसे चैनल में ट्रेवल कराना है जहाँ पर ईएम वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, तो वहाँ पर एंटीना आप यूज कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी ऑफ एन एंटीना इज पावर, रेडिएशन और रिसेप्शन। एंटीना की फंक्शनैलिटी हमने वैसे देखी है 3 पॉइंट में कि वो एक तो स्पेस रेडिएट करता है, दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है, तीसरा डायरेक्शन देता है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उसका काम पावर को रेडिएट करना या पावर को रिसीव करना भी है। बेसिकली वही है कि आप यदि रेडिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को तो बेसिकली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को रेडिएट कर रहे हैं, ऐसे रिसीव कर रहे हैं तो उसको भी हम पावर को भी कह सकते हैं कि पावर रिसीव कर रहे हैं। एंटीना कैन बी कनेक्टेड टू द सर्किटरी एट द स्टेशन थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेव गाइड से भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन टू बिकम ए वेव गाइड और टू रेडिएट पावर हैज टू बी प्रोसेस्ड एज सच। उसी तरह से हमें इसको प्रोसेस करना होता है यदि आपको ट्रांसमिशन लाइन को वेव गाइड की तरह यूज करना है, या मतलब बेसिकली आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी अलग अलग होती है, वो आपने वेव गाइड के चैप्टर में भी देख लिया होगा। ठीक है, इफ द पावर हैज टू बी रेडिएटेड थ्रू द करंट कंडक्शन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी द वायर और ट्रांसमिशन लाइन शुड बी बेंड, ट्रंकेटेड और टर्मिनेटेड। मतलब कहने का ये है कि यदि आपको पावर को रेडिएट करना है करंट कंडक्शन के थ्रू, जो करंट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी उसको भी यदि आप रेडिएट करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में मैथमेटिकल फॉर्म तो मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। चार्ज यदि कांस्टेंट है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो मैग्नेटिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, लेकिन यदि वो चेंजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल दोनों मिला करके ईएम वेव्स जो है प्रोड्यूस कर सकता है।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की करंट है तो बेसिकली उससे ईएम वेव तो ट्रेवल होगी नहीं, लेकिन उसकी वेलोसिटी यदि चेंज करेंगे तो एक्सलेशन होगा, तभी उसमें रेडिएशन हो पाएगा। तो इसलिए लिखा है द वायर और ट्रांसमिशन लाइन शुड बी बेंट और ट्रंकेटेड और टर्मिनेटेड, मतलब उसको कहीं ना कहीं पर फ्लेयर आउट करना होगा जहाँ से वो रेडिएट कर सके, बेंड करना होगा, ट्रंकेट करना होगा। इफ द ट्रांसमिशन लाइन हैज करंट विच एक्सलेट्स और डेक्लेट्स, मतलब यदि उसकी टाइम के साथ वेरिंग है तो वो अपने आप ही रेडिएट करेगा, यदि वो सीधी भी है, वायर सीधा भी है। ठीक है, यदि आपकी कांस्टेंट करंट है तो ट्रांसमिशन लाइन को बेंड करना होगा या ट्रंकेट या टर्मिनेट करना होगा रेडिएट करने के लिए, क्योंकि आपका जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है वो रेडिएट नहीं हो सकता, वो रेडिएशन के लिए संभव मतलब स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है, उसके लिए उसको एक्सलेट या डेक्लेट करना जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडिएशन का कि वो चार्ज आपका जो है एक्सलेटेड होना चाहिए या डेक्लेटेड होना चाहिए, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ वेरिंग होनी चाहिए। देन इट रेडिएट द पावर इवन दो द वायर इज स्ट्रेट, यदि आपका वायर सीधा भी है तो भी रेडिएट कर सकता है। द डिवाइस और ट्यूब इफ बेंट और टर्मिनेटेड टू रेडिएट एनर्जी देन इट इज कॉल्ड वेवगाइड, यदि वो वेवगाइड तभी होगी जब वो डिवाइस या ट्यूब बेंट या टर्मिनेटेड है कहीं पे जाके। दीज आर स्पेशली यूज फॉर द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, वो हमने वेवगाइड में अच्छे से पढ़ा है वेवगाइड के बारे में। आज का टॉपिक मेन टॉपिक ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना, मतलब एक एंटीना कैसे ईएम वेव को रेडिएट कर सकता है, वो हमारा इसमें मेन टॉपिक रहेगा। तो आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रॉम एन एंटीना। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग इसमें एंटीना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंटीना दिखाया गया बेसिकली वो हाफ वेव डाइपोल एंटीना टाइप का दिखाया गया है। इसमें जो एंटीना है वो एक तो ये पार्ट आपका है, एक ये पार्ट है, ये आपका हाफ वेव डाइपोल एंटीना, λ/4 इधर, λ/4 इधर। इसमें जो बेसिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है वो ये आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये आपका जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में जो फिगर 4.1 है ये राहुल वादा जी की बुक से, इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि जो आपका एंटीना है उसके मिड में जो है वोल्टेज 0 है और बाकी ए एंड पर मैक्सिमम पॉजिटिव है, बी एंड पर मैक्सिमम नेगेटिव है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ए और बी पर 0 है और बीच में मैक्सिमम है। तो ये आपकी फिगर है, ये आपको बनानी है। इस फिगर की हेल्प से आप इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एंटीना कैसे समझ सकते हैं या कैसे आप इसमें एग्जाम में समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले एक λ/2 लंबाई के चालक पर RF सिग्नल जिसका तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा वेवलेंथ है, ऐसा एक RF सिग्नल हमने लगाया है एक λ/2 लंबाई के कंडक्टर पर, मतलब बेसिकली एक λ/2 डाइपोल एंटीना है ये बेसिकली। तो इस पर हमने लगाया है एक जो एंटीना है λ/2 लेंथ का, उस पर एक RF सिग्नल अप्लाई किया है। उसके अप्लाई करने पर करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके का होता है। एक λ/2 के चालक पर RF सिग्नल आरोपित करने पर धारा तथा वोल्टेज का वितरण, मतलब करंट एंड वोल्टेज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ ऑफ ए λ/2 कंडक्टर, जिसकी लेंथ λ/2 है, ऐसे कंडक्टर पर के अलोंग यदि हमने करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, जब आपने वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ RF सिग्नल अप्लाई टू द एंटीना इनपुट, जब आपने एंटीना के इनपुट पर एक RF सिग्नल अप्लाई किया है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, फिगर 4.1 में दिखाया गया है। इसी को लिखा गया यदि चालक एंटीना के इनपुट पर RF सिग्नल आरोपित किया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि करंट जो है वो बीच में मैक्सिमम और एंड्स पर 0 होगी, वोल्टेज एंड्स पर मैक्सिमम बीच में 0 होगी। वो कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आप देखो, यदि आप इस डायग्राम को भी नहीं देखो तो एक बात आप समझ सकते हो कि कोई कंडक्टर है उस पर यदि आप एक सिग्नल अप्लाई करोगे एसी सिग्नल, तो होगा क्या, मतलब बेसिकली आपने एक बैटरी अप्लाई की एसी सिग्नल की, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इधर ए पॉजिटिव है तो इस पर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड टर्मिनल की ओर फ्लो करेंगे, प्रवाहित होते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल की से विकर्षित होते हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेंगे। ठीक है, जहाँ से दूर भागेंगे बेसिकली तो वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं, अतः सिरा जो है ए इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण पॉजिटिवली आवेशित होता है, जबकि सिरा बी इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण नेगेटिवली आवेशित हो जाता है। ठीक,
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि आपके सिरे ए से जो है वो लॉस होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के कारण, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आएंगे बेसिकली, या फिर ये कह लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव टर्मिनल से जो है रिपेल हो गया, जो है आगे भाग रहे हैं एंड की तरफ। तो बेसिकली बी एंड पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, क्योंकि ए से भाग रहे हैं वो बी की तरफ जाएंगे, तो ए पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, और बी एंड पर इलेक्ट्रॉन गेन के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बी एंड। तो ए और बी पर मैक्सिमम जो चार्ज होगा, और जबकि बीच में न्यूनतम चार्ज होगा, तो चार्ज के अकॉर्डिंग उसमें वोल्टेज भी होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है सिरा ए इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण पॉजिटिवली आवेशित होता है, जबकि सिरा बी इलेक्ट्रॉन गेन के कारण नेगेटिवली आवेशित हो जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से लॉस हो गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अतः ए और बी पर अधिकतम आवेश होता है, जबकि मध्य सेंटर में न्यूनतम आवेश होता है। मतलब ए और बी एंड जो है उन पर मैक्सिमम चार्ज होगा, वहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज। इसीलिए इस वेवफॉर्म इस तरह से दिखाई गई है। यदि इनपुट साइनसोइडल हो तो धारा मतलब करंट भी ज्यावक्रिय मतलब साइनसोइडल ही होगी। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो फिगर में दिखाया गया, जो हमें प्राप्त होता है एज पर प्रैक्टिकल, उससे ये जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, निम्न बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि वोल्टेज का मान ए और बी सिरों पर अधिकतम पॉजिटिव तथा नेगेटिव है, मतलब ए पर मैक्सिमम पॉजिटिव, बी पर मैक्सिमम नेगेटिव है, जबकि मिड में क्या है, जीरो है, शून्य है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो एंड्स पर मैक्सिमम है, बीच में जीरो है, जबकि करंट जो है एंड्स पर जीरो है और बीच में मैक्सिमम है। धारा वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, अर्थात धारा का मान जो है वो मध्य में अधिकतम है तथा ए और बी सिरों पर शून्य है। ये हमने देख सकते हैं। वोल्टेज हमने बता दी चार्ज के फॉर्म में, करंट जो है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगी, तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, अब यदि रेडिएट कैसे होता है, सवाल ये है। ठीक है, तो हमने ये आरएफ सिग्नल आउट करके धारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया है। अब देखते हैं एंटीना विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को किस प्रकार से रेडिएट करता है, मतलब हाउ डज द एंटीना रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कैसे रेडिएशन एंटीना से होती है। हमने देखा कि यदि एंटीना इनपुट पर आरएफ सिग्नल आरोपित किया जाए, मतलब जो एंटीना की इनपुट पर आरएफ सिग्नल लगाते हैं, तो वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलोंग द लेंथ ऑफ एंटीना, ये हमने देखा है। हमने देखा कि यदि एंटीना इनपुट पर आरएफ सिग्नल आरोपित किया जाए तो धारा और वोल्टेज वितरण उत्पन्न हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैसे होता है। आप ये भी जानते होंगे कि यदि कोई कंडक्टर है उसमें यदि कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैंने पहले भी लेक्चर में यह बताया था कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर है दैट कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड इट्स वैल्यू कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि कोई करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी वैल्यू आप बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि किसी कंडक्टर में वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आपको उसके अलावा कूलम्ब्स लॉ से ये भी पता होगा, कूलम्ब लॉ में ये भी पढ़ा होगा कि आप किसी चार्ज के द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स की जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। E बराबर F/Q और F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर यदि Q2 की वैल्यू 1 हो। ये सब चीज़ें बहुत मैथमेटिकली आपने पढ़ी हुई हैं अच्छे से, वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी यहाँ पर आपको एज पर सिलेबस आवश्यकता भी नहीं है, और आपको ये सब चीज़ें मालूम भी है कि किसी चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यदि वो कॉन्स्टेंट चार्ज है, और यदि कोई करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो करंट और वोल्टेज है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब सवाल ये कि रेडिएट कैसे होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी कंडीशन, ये भी इसमें पॉइंट आपको मेंशन करना चाहिए कि लो फ्रिक्वेंसी पर रेडिएट नहीं होता है, वरना आपके जितने भी वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है आपके घरों में वो सब रेडिएट करना शुरू कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पर रेडिएशन नहीं होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर ही रेडिएशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम बहुत कम होता है रेडिएशन, वो एंटीना में ही कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है जो आपका फील्ड प्रोड्यूस भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपका करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा जरूर, लेकिन वो बहुत कम होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहीं पर लुप्त हो जाता है।
ठीक है, एंटीना के अलोंग में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लुप्त हो जाता है। तो बेसिकली इसको यदि और अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, हमने ये देख लिया कि आरएफ सिग्नल आरोपित किया गया है, उससे करंट और वोल्टेज जनरेट हो गया है। आप जानते होंगे कि चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि वोल्टेज के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आपने पढ़ा है। इसको फिगर 4.2 में भी क्लियरली दिखाया गया है कि जो आपका सर्कुलर वेव में दिखाया गया है ए पार्ट में, ये आपका ए पार्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है करंट कैरिंग वायर के अराउंड। ये बायोसेल लॉस है, इसकी वैल्यू वगैरह भी निकाल सकते हैं यदि आपकी 3-4 चीज़ें दी हुई हो, है ना, वो आपको फॉर्मूला पता होगा। और दूसरा है कि यदि आपका पोल्स हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बेसिकली दो आपके चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रेट लाइन दिखाई गई हैं पॉजिटिव से नेगेटिव के फॉर्म दो तरफ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन से पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में एंटर करती है, ये भी आपको पता है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। फिगर 4.2b को जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें देख सकते हैं कि x पर वोल्टेज मैक्सिमम, y पर 0 है और z पर फिर से मिनिमम हो गई है नेगेटिव में। और ये वोल्टेज वर्सेस करंट एक्स वाई जेड पॉइंट हैं, इनको पॉइंट वाइज ये क्या कहना चाह रहा है डायग्राम, इससे क्या एक्सपेक्ट होता है, आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड पॉइंट पर। यदि चित्र 4.2b जो आपने देखा अभी, इसके अनुसार एंटीना के इनपुट पर सिग्नल आरोपित किया जाए तो वोल्टेज का मान अधिकतम बिंदु x जहाँ पर है उस पर होने पर एंटीना के आसपास विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिकली करंट फ्लो है, इसमें चार्ज का मैक्सिमम फ्लो है वहाँ पर होगा जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है, तो वहीं चार्ज मैक्सिमम है तो उसके लिए उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम होगा। उसके पश्चात क्या है, वोल्टेज कम रही तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी घटना शुरू हो जाएगा। और यदि आरएफ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटीना में ही लुप्त हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन नहीं होता। उसका कारण ये है कि यदि आरएफ सिग्नल की आवर्ती फ्रीक्वेंसी कम हो तो ये विद्युत क्षेत्र एंटीना में ही गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वो रेडिएट नहीं हो पाता है। किंतु यदि आरएफ सिग्नल की आवर्ती हाई होती है, उच्च होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तथा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लुप्त नहीं हो सकता